Good afternoon, students. Now, in the next lecture, we are going to study about the properties of some natural resources. As you all know, natural resources are air, water, and land. So, in this chapter, we'll see the properties of air and water. What are the properties of those two natural resources? So, first, here it is given about the properties of air. Means what are the different properties of air. Here the very first one, it is given, one experiment is shown over here. So the experiment is like this. So about air के बारे में हम लोग सबको पता है कि एयर जो है हमारे आसपास प्रेजेंट होती है. अब एयर को हम लोग एयर तो ट्रांसपेरेंट, हम लोग एयर को देख तो नहीं पाते, बट वी कैन फील इट, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर कि एयर हमारे आसपास में प्रेजेंट है. और जब भी हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तब हम लोग एयर फील कर सकते हैं कि एयर प्रेजेंट है. या तो फिर जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, इफ़ यू विल पुट योर फिंगर नियर योर नोज देन यू कैन फील एयर. सो दिस इज़ व्हाट this is also one of the property of air. The next property over here, it is given, it is shown through this balloon experiment. एक रॉड लेना है, रॉड पे आप लोगों को दो बलून टाई करना है. एक बलून में आपको एयर फिल करना है और एक बलून को ऐसे ही एम्प्टी रखना है. जब आप उसको यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग बांध के ऐसे यहाँ से पकड़ोगे फ्रॉम द मिडल, देन व्हाट हैपन्स, जो एयर से फिल हुआ बलून है वो क्या होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा. ये रॉड जो है इसकी तरफ बेंड होगी. क्यों? क्योंकि इसमें एयर फिल्ड है. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट एयर हैज़ वेट एंड मास. एयर के जो मॉलिक्यूल्स है जो ये बलून में प्रेजेंट है, इट मीन्स व्हाट, इट हैज़ मास, इट हैज़ समथिंग एंड वेट. बिकॉज ऑफ दिस मास इट हैज़ वेट, सो दैट्स वाई ये रॉड जो है ये फिल्ड बलून की तरफ बेंड है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी एयर की एक सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे बताया है. दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ सिरिंज. ओके, तो ये सिरिंज वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये सिरिंज वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमको, हम लोग जब ये सिरिंज का पिस्टन है, दिस इज़ कॉल्ड एज पिस्टन एंड दिस इज़ द होल विच इज़ एट द टिप ऑफ द सिरिंज. तो जब हम लोग ये पिस्टन ऐसे ही इसको पुल करते हैं, अगर आप कभी सिरिंज का पिस्टन पुल करके देखे हो तो ये बहुत इजीली पुल होता है, पुश होता है, बहुत इजीली हम लोग इसको पुल और पुश कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो इसका होल है इसको अपने थंब से ब्लॉक करना है. फिर उसके बाद ये पिस्टन को पीछे से पुल करना है. तो जब हम लोग ये पिस्टन पुल करेंगे, अगर ये होल बंद है, हम लोगों ने ये होल को ब्लॉक करके रखा है, देन ये पिस्टन को ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर. जब हम लोग बिना होल को ब्लॉक किए हुए पिस्टन पुल कर रहे थे तब बहुत इजीली पुल हो रहा था, लेकिन जब हम लोग ये होल को ब्लॉक कर देते तो ये पिस्टन पुल करने में ज़्यादा फोर्स लगता है. अब जैसे हम लोग ये पिस्टन पुल करने के बाद हम लोग क्या करना है, ये पिस्टन छोड़ देना. जब हम लोग ये पिस्टन को छोड़ देंगे तो ये पिस्टन जो है बहुत फास्ट, वेरी फास्ट क्या होगा, अंदर चले जाएगा. क्यों ये अंदर जाएगा? क्योंकि ये सिरिंज जब हम लोग ये पिस्टन हम लोग खींचते हैं तो यहाँ पे एयर के सब मॉलिक्यूल्स हैं अंदर. यहाँ पे जो खाली स्पेस है इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं. अब जैसे ही हम लोग इसको ब्लॉक किए तो एयर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पा रहे. अब जितने यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है वो लोग का प्रेशर कम हो गया है, बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग अराउंड इन द एयर. अब ये पिस्टन को छोड़ने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से पिस्टन क्या होता है, अंदर चल जाता है. तो दिस इज़ द प्रेशर विच इज़ बिल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर प्रेजेंट. दिस इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ एयर प्रेशर बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. ग्लास में हम लोगों को यहाँ तक 3/4 वाटर लेना है और इसके अंदर एक स्ट्रॉ डालना है. अभी हम लोग स्ट्रॉ डालेंगे, इसके अंदर पूरा वाटर फिल्ड हो जाएगा. अब एक दूसरी स्ट्रॉ यहाँ पे हम लोगों को लेना है. ये दूसरी स्ट्रॉ से हम लोगों को क्या करना है, ये फर्स्ट स्ट्रॉ की एंड पे लेके जाना है और यहाँ से हम लोगों को ये दूसरी स्ट्रॉ से हम लोगों को ब्लो करना है.
जैसे ही हम लोग ब्लो करना मतलब फूंक मारना, जैसे हम लोग ब्लो करेंगे तो यहाँ पे जो टिप पे वाटर रहता है वो वाटर क्या होगा, ऐसे फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आएगा। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ टिप पे जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये यहाँ पे ब्लो करने की वजह से, ये वाले स्ट्रॉ से हम लोग जो ब्लो करेंगे वो ब्लो करने की वजह से यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स है उन लोगों का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो लो यहाँ पे जो एयर प्रेशर लो हो गया है वो लोग लो वाले एरिया से हाई वाले एरिया में ट्रांसफ़र होने का ट्राई करते हैं। इसके लिए ये लोग जब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वहाँ पे जा रहे हैं, ताकि वो लोग का प्रेशर नॉर्मल हो पाए। इसके लिए ये वाटर जो है टिप पे वो क्या होता है, फाउंटेन के फॉर्म में ऐसे फ्लो करता है। सो दिस इज़ द रीज़न, अगर हम लोग ये स्ट्रॉ से ब्लो करेंगे तो ऊपर टिप का जो वाटर है वो इस तरीके से फाउंटेन के फॉर्म में हम लोगों को दिखता है। अभी हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले भी नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एयर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बहुत सारी गैसेज होती है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट गैसेज एंड मैनी मोर। उसके साथ साथ क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर वेपर्स भी होते हैं। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। अब ये हम लोग हमारे डेली लाइफ में हम लोगों ने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। एक ग्लास में अगर हम लोग आइस क्यूब्स फिल करेंगे तो ग्लास के सरफेस पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब ग्लास में आइस फिल होता है तो उसकी वजह से जो ग्लास की सराउंडिंग में जो एयर रहती है वो सराउंडिंग के एयर का प्रेशर जो है, तो ग्लास के सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट होती है वो कूल हो जाती है, इट कूल्स डाउन। और जो भी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, और वो लोग के कूल डाउन होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के ये ग्लास के ऊपर ऐसे हम लोगों को दिखते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। इसलिए हम लोग अगर ग्लास में आइस क्यूब रखेंगे तो उसके सरफेस पे क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। One more thing is given here about humidity. Humidity, what do you mean by humidity? Humidity means कि एयर जो है वो एयर में कितनी नमी है। नमी मीन्स हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। जैसे डे टाइम पे डिफरेंट रहेगी, नाइट टाइम पे डिफरेंट रहेगी। अभी नाइट टाइम पे मोस्टली एयर का टेम्परेचर कैसा रहता है, लो रहता है थोड़ा। डे टाइम से थोड़ा नाइट में क्या रहता है, कूल एटमॉस्फेयर रहता है। तो रात के टाइम पे जो एयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसके लिए वाटर वेपर्स जो है क्या बन जाते, वो लोग कूल होके वाटर वेपर जो है कूल होके वो लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए रात में हम लोगों को एयर में थोड़ा ज़्यादा नमी दिखती है, और रात में हम लोग ड्यू ड्रॉप्स जो है, ड्यू ड्रॉप्स भी रात में ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाती क्योंकि टेम्परेचर लो रहता है। इसकी वजह से जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहते हैं वो लोग वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही हम लोग ड्यू के फॉर्म में देखते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ द रीज़न कि रात में जो है वो थोड़ा ठंडा लगता है, बट एट द डे टाइम में क्या रहता है, एयर की जो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। डे टाइम में हम लोगों को थोड़ा गर्म लगता है, तो टेम्परेचर क्या रहता है, एयर का ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो एयर की ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाती है एयर। इसके लिए हम लोगों को एयर डे टाइम में क्या लगती है, ड्राई लगती है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहता है डे टाइम में एयर में, और ड्राई एयर हम लोगों को फील होती है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द मानसून सीजन,
मानसून सीज़न में वाटर वेपर क्या रहते हैं, एयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेन. सो दैट्स वाई मानसून में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमिडिटी, नमी जो है वो एयर में ज़्यादा रहती है. एक और बात हम लोगों ने अगर नोटिस की होगी कि वो समर के टाइम पे क्लोथ जो रहते हैं हम लोग का जल्दी से ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मानसून और रेनी सीजन. क्योंकि समर में एयर जो रहती है वो इतनी ह्यूमिड नहीं रहती है, वाटर वेपर ज़्यादा नहीं रहते हैं एयर में, इसके लिए मतलब एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है. ड्राई एयर रहती है इसलिए क्लोथ्स क्या होते हैं जल्दी से ड्राई हो जाते हैं. पर लेकिन मानसून में वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं, इसके लिए क्लोथ्स जल्दी ड्राई नहीं होते रेनी सीजन में. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज़ गिवन ओवर हियर. ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बहुत बार घर में भी ट्राई किया हुआ है. एक बकेट में अगर बकेट में वाटर फिल्ड है और हम लोग ऐसा बॉटल अगर हम लोग उसमें डालेंगे, बट लेकिन सीधी नहीं डालनी है, उल्टी बॉटल अगर हम लोग को डालनी है तो हम लोगों को बहुत प्रेशर लगता है इसको अंदर तक का डालने के लिए. हम लोग बहुत प्रेशर से अंदर डालेंगे. क्यों इतना प्रेशर लगता है? क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स फिल होते हैं. एयर मॉलिक्यूल्स फिल होने की वजह से वाटर जो है अंदर नहीं जाती है बकेट के, या तो फिर उसके अंदर वाटर एंटर नहीं होता क्योंकि उसमें क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है. जैसे ही हम लोग ये बॉटल को थोड़ा थोड़ा बेंड करने लगेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स, इफ़ यूल सी, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे. अब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बॉटल में से बाहर निकलेंगे तो वाटर को जाने के लिए स्पेस मिलेगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल्स को भी क्या लगती है, स्पेस लगती है, दे रिक्वायर स्पेस. एंड एयर के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर में बहुत सारी गैसेज भी प्रेजेंट होती है. एज यू कैन सी इट इज़ रिटन ओवर हियर, सम गैसेज आर प्रेजेंट, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड मॉइस्चर मीन्स नमी. तो ये सारी चीज़ें एयर में प्रेजेंट होती हैं. अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, अगर लाइट ये छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स पे अगर पड़ती है तो ये एयर में पार्टिकल्स जो डस्ट के, स्मोक, ये सारे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो लोग क्या करते हैं, लाइट को सारे डायरेक्शंस में क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. अब जैसे ही कोई भी लाइट इन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. Scattering of light, how the particles in the air present, they spread light in all direction. Okay, so now we'll see our next topic, that is temperature regulation. Temperature regulation के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. अब जैसे अर्थ को एनर्जी मिलती है सन से, अब सन से अर्थ को जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है. सन से जो एनर्जी मिलती है वो अर्थ किस फॉर्म में, इट रिफ्लेक्ट इट बैक इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में उसको रिफ्लेक्ट करती है. इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कैसे रहता है, वार्म रहता है. अगर सन नहीं होता, सन से हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलती तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत लो होता. तो इसके लिए टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन, टेम्परेचर क्या है हम लोगों का मेंटेन रहता है अर्थ पे. And it becomes suitable so that all the living beings can live in a suitable environment. Next यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. अब एयर इज़ ऑल्सो मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. एयर के थ्रू हम लोग हमारे जो भी सराउंडिंग में साउंड है वो हम लोग सुन सकते हैं. अब जब एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तब हम लोग को साउंड ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती है. विंटर के टाइम पे जब एयर की डेंसिटी ज़्यादा रहती है तब हम लोगों को साउंड बहुत क्लियरली सुनाई देती है, यूजुअली इन द मॉर्निंग विंटर. सो दैट्स वाई एयर इज़ यूज़फुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. साउंड ट्रांसमिशन के लिए एयर एक बहुत ही यूज़फुल मीडियम है. ओके, सो एयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देख लिया.
एयर की वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर देखेंगे, वाटर की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। अब वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, मेनली लिक्विड स्टेट में ही हम लोग देखते हैं। अब लिक्विड स्टेट में जो वाटर रहता है, वाटर का कोई शेप तो रहता नहीं है एंड इट इज़ इन फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, मीन्स इट कैन फ्लो easily as it is in liquid form। बट वाटर का कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है, बट इट हैज़ वॉल्यूम and also it can pass through small holes or small gap as it is fluid, it can flow very easily। तो छोटे से गैप में से, छोटे से होल में से वो easily पास हो सकता है। so this is one of the properties of water। जो भी हम लोग उसको, जो भी कंटेनर में हम लोग वाटर फिल करेंगे वो उस शेप का बन जाता है, उस शेप का हो जाता है, बिकॉज उसके पास कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं है। बट इट रिक्वायर स्पेस। अगर हम लोग डालें, जहाँ पे भी हम लोग वाटर डालते हैं उसको स्पेस लगती है। इसका मतलब क्या कि वाटर हैज़ अ वॉल्यूम। नाउ हियर इफ यू सी एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन ओवर हियर। एक बकेट में अगर हम लोग वाटर फिल किए, हाफ वाटर फिल किए और उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग उसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो कुछ चीज़ें जो है वो अंदर बकेट में नीचे गिर जाएंगी, नीचे चले जाएंगी, या कुछ चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिन चीज़ों की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो चीज़ें वाटर के सरफेस पे ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन जिन चीज़ों की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो चीज़ें नीचे जो हैवी रहती है वो नीचे चली जाती है। सो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर फ्लोट करेंगे और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे गिर जाती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आइस क्यूब्स का दिया हुआ है। आइस क्यूब जो है वो वाटर में फ्लोट करते हैं। आइस क्यूब वाटर में क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि आइस क्यूब की डेंसिटी क्या रहती है? वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा रहती है। वाटर जब फ्रीज़ हो जाता है तो वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसके लिए आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। इसके लिए इसकी डेंसिटी कम है तो ये सरफेस पे फ्लोट करता है। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग कैसे मालूम करेंगे। तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कितना मास है एंड कितना वॉल्यूम है, अगर ये दोनों चीज़ हम लोगों को पता है तो हम लोग उसकी डेंसिटी पता कर सकते हैं। और मास जो है वो किस में मेजर किया जाता है? मास इज़ मेजर इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो है किस में मेजर की जाती है? क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसके लिए डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या रहेगी? ग्राम बाय क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हैंस GCC इज़ द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि डेंसिटी की यूनिट क्या है और डेंसिटी की यूनिट हम लोगों को कैसे पता चली। मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स में और वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर? बिकॉज वाटर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट बिहेव करता है। अब अगर नॉर्मली हम लोग कोई भी सब्सटेंस का देखें, अगर वो लोग की टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है मतलब कूल हो जाता है, कूल टेम्परेचर में वो लोग का डेंसिटी जो रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वॉल्यूम मीन्स द साइज़ डिक्रीज़ होती है, इसके लिए डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। पर लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। अब फर्स्ट विल सी व्हाट इज़ डेंसिटी। नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट डेंसिटी, हियर इज़ वन ऑब्जेक्ट, हियर इज़ द अनदर ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, इसमें ये 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट में एंड दिस ऑब्जेक्ट है 6 मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज़ कॉल्ड द डेंसिटी। हियर इज़ द हायर डेंसिटी and this object has lower density. Why? Because it is less dense, यहाँ पे molecules कम present है और इधर
हायर डेंसिटी है क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है. सो दिस इज़ हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. जब मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो जाते हैं तो इट हैज़ लोअर डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इट हैज़ हायर डेंसिटी. ओके, सो इफ़ यू सी हियर, अगर नॉर्मली कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है एंड वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. वॉल्यूम मीन्स साइज़ कम हो जाती है और डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जब कोई भी चीज़ है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वॉल्यूम जो है, साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, बहुत दूर दूर पर रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे. इफ़ यू विल सी, ऐसे रहेंगे. पर जब इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो और छोटा हो जाएगा, इस तरीके से इतना छोटा हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. तो जब नॉर्मली सारे सब्सटेंस ऐसे करते हैं, जब टेम्परेचर लो होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. साइज़ छोटी हो जाती है तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. अब वाटर कैसे बिहेव करता है, वाटर ये कंडीशन में जब वाटर का टेम्परेचर लो होने लगता है, मतलब क्या होता है, वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट करता है. जब टेम्परेचर उसका लो होता है, कूल होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक का वो सेम इस तरीके से बिहेव करता है. उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगती है, साइज़ क्या हो जाती है, कम होने लगती है. बट लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक ही. जब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जाता है, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कम कम होने लगता है, तो वाटर कैसा बिहेव करता है, वाटर इसका बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है. इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है मतलब साइज़ बढ़ने लगती है. इसके लिए वाटर क्या होता है, एक्सपांड होने लगता है, फैलने लगता है, बढ़ने लगता है. जैसे कि आइस, जब वाटर आइस बन जाता है तो वो क्या होता है, आइस हम लोग देखते हैं कि साइज़ उसकी बढ़ने लगती है, वो एक्सपांड होने लगता है. इसका मतलब क्या, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है और उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. क्योंकि जैसी साइज़ बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा दूर दूर पर स्प्रेड होने लगते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है. सो दिस इज़ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर जो है बाकी लिक्विड की तरह बिहेव करता है 4 डिग्री सेल्सियस तक का. बट लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, यहाँ पे 3, 2, -1, जब जैसे जैसे टेम्परेचर और फॉल होने लगता है तो वाटर क्या है, वाटर का बिहेवियर अपोजिट हो जाता है. वो एक्सपांड होने लगता है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगती है. जब तो तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ इफ यू सी हियर, वन मोर एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन. हम लोगों को एक बकेट में, एक ग्लास में वाटर लेना है, दूसरे ग्लास में सॉल्ट सोल्यूशन लेना है. सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स वाटर के अंदर हम लोगों को सॉल्ट को मिक्स करना है, सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है. जब खाली हम लोग वाटर में, फिर हम लोगों को पोटैटो लेना है. वाटर में हम लोग पोटैटो ये ग्लास में अगर डालेंगे जिसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो वो पोटैटो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, इट विल सिंक. लेकिन अगर हम लोग पोटैटो को ये सॉल्ट वाले सोल्यूशन में डालेंगे जिसमें सॉल्ट और वाटर है, वो ग्लास में डालेंगे, तो वाटर क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा. क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि ये वाले पानी में क्या है, सॉल्ट एडेड है, इसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स है, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से पोटैटो क्या करता है, इसके ऊपर फ्लोट करता है. अब जब हम लोग वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हैं, सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं. अगर तुम लोग सॉल्ट को डिज़ोल्व करोगे वाटर में, तो आहिस्ते आहिस्ते देखोगे कि पार्टिकल स्मॉल हो रहे और वो इतने स्मॉल हो जाते हैं कि हम लोगों को दिखते भी नहीं हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डिज़ोल्विंग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिज़ोल्विंग. जब सॉल्ट जो है वाटर में कम्प्लीटली मिक्सड हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड डिज़ोल्विंग. तो सॉल्ट जो है वो क्या है, सल्यूट है, जिसको हम लोग डिज़ोल्व करने वाले हैं. जो सब्सटेंस को हम लोग डिज़ोल्व करने वाले हैं, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है उसको हम लोग सल्यूट बोलते हैं. एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट, जिसके
अंदर हम लोग डिज़ोल्व करने वाले, जो सब्सटेंस में हम लोग डिज़ोल्व करने वाले, किसके अंदर डिज़ोल्व करने वाले, वाटर के अंदर. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट. एंड बोथ टुगेदर व्हेन दे गेट मिक्स, वाटर और सॉल्ट जब मिक्स हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन. So here we have completed our with the properties of water. Hope you have understood all the properties of air and properties of water. So only the properties of soil are remaining. We'll see in next lecture. Thank you.